ईरान इजराइल युद्ध का इम्पैक्ट अलग अलग इंडस्ट्रीज़ पर पड़ा है। अलग अलग तरीके के जो काम होते हैं उनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये जानने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर में है और कानपुर का ये औद्योगिक घराना है और यहाँ पर किस तरीके की दिक्कतें हैं वो जानने समझने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। और जिस फैक्ट्री में हम मौजूद हैं ये प्लास्टिक की फैक्ट्री यानी कि यहाँ पर प्लास्टिक से जुड़े हुए जो आइटम्स हैं वो बनाए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उनमें जानेंगे भी, समझेंगे भी। और प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो कुछ दाम बढ़े हैं उसके कारण इन जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये जो दाने हैं, इनके दामों में बढ़ने के कारण भी जो मेन फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ चुके हैं। और क्या चीज़ें हैं समझेंगे सर से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरीश ईसरानी है। प्लास्टिक से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स पर आप काम करते हैं, ये क्या है रॉ मटेरियल और इसमें क्या अभी दिक्कतें आ रही हैं? प्लास्टिक ग्रेनुअल है लेकिन ये रिसाइकिल्ड है, पुनर्चक्रित जिसको बोलते हैं। ये नई प्लास्टिक को दोबारा हम लोग ग्रेनुअल बना करके इसकी तिरपाल और पाइप वगैरह बनाते हैं। ये आप अभी क्या बना रहे हैं? ये तिरपाल बन रहा है। अच्छा, आप लोग की इंडस्ट्री में ये ईरान इजराइल युद्ध का क्या इम्पैक्ट आया है? इम्पैक्ट मेन तो देखिए वर्जिन दाना काफ़ी बढ़ गया है। करीब 100 रुपये के आसपास का दाना इस समय 180 रुपये के आसपास आ गया है। और उसका इम्पैक्ट यही है कि इसकी स्क्रैप जो वर्जिन मटेरियल की निकलती है, जो पहले 70-80 रुपये किलो हुआ करती थी, वो इस समय 115-120 रुपये हो गई है। 30-30 रुपये, 25-30 रुपये की तेज़ी आ गई है। लेकिन मार्केट में तेज़ी क्या है, ये कारण क्या है? कारण तेज़ी जो शिप नहीं आ पा रहे हैं विदेश से क्रूड ऑयल वगैरह के, जिसकी वजह से उसका लाभ उठाते हुए जो इंडियन जितनी भी कंपनियां हैं इन्होंने अपने रेट इंक्रीज़ कर दिए। हालांकि इनके पास काफ़ी स्टॉक रहता है 2-3 महीने का, लेकिन मौके का फ़ायदा उठा करके सभी लोगों ने अपने अपने धीरे धीरे रेट बढ़ाना शुरू कर रहते हुए भी दाम बढ़ाए जा बिल्कुल रहता है। ऐसा तो मार्केटिंग जैसे रॉ मटेरियल का स्टॉक मेरे पास भी है, हमारी छोटी फैक्ट्री है, उनकी बड़ी फैक्ट्री है। हम अगर महीने भर का स्टॉक लेके चलते हैं तो वो लोग भी ज़रूर 6 महीने का लेके चलते होंगे। लेकिन सेम डे आप समझिए 28 तारीख से युद्ध शुरू हुआ है, उनका पहली तारीख से रेट बढ़ना शुरू हो गया और हर तीसरे दिन, चौथे दिन 10 रुपये, 15 रुपये लगातार बढ़ाते चले गए और इस रेट पे लेके आ गए। अच्छा, एक हम लोग यहाँ फ्लैट रेट आते हैं, इंटरनेशनल रेट आते हैं। इंटरनेशनल रेट जिस दिन आते हैं उसी दिन ये लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी टाइट हुई है युद्ध के कारण। उसकी वजह से रेट लगातार बढ़ते चले गए। रेट लगातार बढ़ रहे हैं। आपसे भी बात करूंगा, आप भी यहीं जुड़े हुए हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? विपुल ईसरानी। विपुल जी, ये सब क्या है और क्यों बंद पड़ा हुआ है, क्या है? ये हम लोग स्क्रैप लेते हैं, स्क्रैप जो होती है उसको रिसाइकिल करते हैं, फिर उससे हम लोग अपना मटेरियल बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन इस समय सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि अभी ले पाना, क्योंकि ये बिकेगा एक समय के बाद ही जाके, और अभी बना के हम लोग महंगा लेके रखेंगे तो हम लोग सब नुकसान खाएंगे। तो क्या फैक्ट्रियाँ एक तरीके से अपने आधे पोटेंशियल पर चल रही हैं? आधे से भी कम पे चल रही है जी। एक मशीन आपने जो देखी बस वही चल रही है, इसके अलावा 5 मशीनें बंद चल रही हैं। मशीन अभी बंद पड़ी है जी। आगे शुरू में जैसे आप आए आपने देखा 2 मशीनें बंद थी, ऊपर हमारी 2 मशीनें लगी हैं वो भी बंद हैं। तो 2, 4, 5 बंद पड़ी है, एक चल रही है। मोटा मोटा आंकड़े की बात करें, महीने में आप अगर उस पर बात करें तो लगभग पहले 100 का काम करते थे आप, या 100 का आपका प्रोडक्शन था, अभी कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? 30 के आसपास बस। 70% गिरावट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकदम से हम लोग को जो पैसा लगाना है काम के लिए, एकदम से आप मान के चलिए 30-30, 40-40% कोई चीज़ बढ़ जाएगी तो आदमी व्यापारी पैसा कहाँ से लाएगा? सामने वाला भी छोटा व्यापारी है, वो पैसा पूंजी कहाँ से इकट्ठी करेगा? उसके पास कोई जरिया ही नहीं है। कैसे आदमी काम करेगा, कैसे व्यापार करेगा? हर चीज़ उधार पे बिकती थी, कैसे कोई पैसे वापस लेके आएगा? बहुत टफ हो गया है। तो क्या मार्केट में डिमांड की भी कमी है? बिल्कुल, कोई भी इतने हाई रेट्स पे लेना नहीं चाह रहा। आप लोग की तरफ से रेट बढ़ा दिया गया? मजबूरी, हम लोग अगर महंगा खरीदेंगे तो महंगा बताना पड़ेगा सामने रेट, लेकिन उस पर कोई हाथ ही नहीं रख रहा। बल्कि जो माल हम लोग ने खरीद लिया है, कल को अगर रेट मान लीजिए युद्ध खत्म होता है, घटते भी हैं, तो उस पर नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो नुकसान झेलने जैसी स्थितियां फिलहाल हैं। आगे भी चलेंगे, तमाम अलग अलग व्यापारी और हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। और ये एक बार फैक्ट्री भी आप समझिए और देखिए कि ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है। जिन रेट्स पर पहले सामान मिल जाता था उसमें 40 से 50% का डिफरेंस जो है वो आ चुका है। तमाम और प्लास्टिक जुड़े व्यापारी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार जैन है। प्लास्टिक में क्या बनाते हैं आप? मैं मल्टीनेशनल कंपनियों को पैकिंग सप्लाई करता हूँ, केमिकल इंडस्ट्रीज़ को, ब्रेड को, नमकीन वगैरह को। अभी क्या इम्पैक्ट पड़ा युद्ध का आपके यहाँ? युद्ध का इम्पैक्ट ये पड़ा है कि रॉ मटेरियल के दाम एकदम से हाइक हो गए हैं, तो पैकिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है
और ऑलरेडी जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है तो उनके भी केमिकल के रेट हाइक हो गए हैं, तो उनकी सेल भी डाउन हो गई, इसलिए ऑर्डर नहीं है हम लोग के पास। लगभग 25-30% एफिशिएंसी से फैक्ट्रियाँ हम लोग चला रहे हैं। दूसरा, गैस वगैरह उपलब्ध ना होने की वजह से जो लेबर रहती थी वो खाना नहीं बना पा रही है, वो गाँव चली गई है। कोई अगर काम है भी तो लेबर को होने की वजह से वो काम पूरा करा नहीं पा रहे हैं। डिमांड में भी कमी आई है। बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि आगे उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। नमकीन वालों का तेल महंगा हो गया है, जिसमें बनाते हैं, केमिकल वालों के केमिकल्स महंगे हो गए हैं, जिससे वो कंपाउंड बना के बेचते थे। तो पूरा 70-75% काम अफेक्टेड है। और इसमें सरकार को एक थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। फर्स्ट वीक में मार्च में जैसे युद्ध शुरू हुआ, तत्काल जो हमारे सप्लायर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने तत्काल रेट बढ़ा दिए। छोटी से छोटी फैक्ट्री में भी 10-15-20 दिन का रॉ मटेरियल रहता है कंज्यूम करने के लिए, और ये बड़ी कंपनियां हैं तो 3-3, 4-4 महीने का स्टॉक रखती होंगी। ये कॉमन सेंस की बात है। तत्काल इन्होंने रेट बढ़ा दिए, जैसे जिस पाइप से क्रूड आ रहा अभी उस क्रूड से ही रेट बन रहा। मतलब ये मौके पे चौका लगा दिया, जिस पे सरकार नज़र नहीं रख पाई। आपदा में अवसर ढूंढ लिया। आपदा में अवसर ढूंढ लिया, और उसमें छोटा आदमी मर रहा है। इन लोगों की बैलेंस शीटें मजबूत हो रही हैं, और हमारे जैसा छोटा बिल्कुल टाइनी इंडस्ट्री है भुखमरी की कगार पे, और उसका लेबर उससे ज़्यादा भुखमरी की कगार पे। आपका क्या नाम है सर? शरद शर्मा नाम है। क्या बनाते हैं प्लास्टिक? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, आपने बाल्टी, टब, ये सब चीज़ें देखी होंगी, वो बनाता हूँ। और आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? 10% काम है। बस 10%? यस, लेबर 10 में से 8 लेबर बैठी रहती है। 5 डे वीक कर दिया है कि किसी तरह वो भी खा ले, हम भी। स्थिति बहुत ख़राब है। कोरोना का भी वक्त आप लोगों ने देखा होगा, वो दौर क्या था कोरोना का दौर, और अभी? कोरोना में तो सब बंद हो गया था, तो कम से कम लेबर अपने घर चली गई, तो आपका लेबर का कोई खर्चा नहीं था, सिर्फ आपको अपना खर्च चलाना था। इसमें तो लेबर आप कहाँ भाग के जाए, और फिर आपको सिंपैथी, कोई लेबर 10 साल से है, कोई 15 साल से, तो आप भगा नहीं सकते। और प्रैक्टिकली ये है कि अगर आप एक मग मार्केट से 15 रुपये का लेने जाएँ आज, और 10 दिन बाद आप जाएँ, वो कहेगा 25 का है, तो आप करें, आप लेंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गैस ना होना, लेबर कहाँ से खाए? लेबर उम्मीद करती है कि भैया अब तो हम भी मजबूर हैं। स्थिति गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा। अब क्या वे आउट है पता नहीं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक जुनेजा है। आप क्या बनाते हैं? मैं भी इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड काम ही करता हूँ। और ये पार्टी, ये मग होते हैं, बकेट्स होती हैं, कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, वो सब बनाते हैं। और इस समय डिमांड है आपके सामान की मार्केट में, क्योंकि ये तो रूटीन का सामान है। भैया ऐसा है कि डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि हम टोटल वॉशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वॉशिंग पाउडर जो बनाते हैं, तो जो वॉशिंग पाउडर बनाते हैं उनका भी केमिकल सब बाहर से आता है, जो केमिकल वॉशिंग पाउडर बनाने लगता है। ऐसा होता है कि स्कीम चलती है, जो वॉशिंग पाउडर वाले होते हैं वो हमसे मटेरियल लगा के, जरूरी नहीं कि बजट वॉशिंग पाउडर या सुपर रिन वाले स्कीम नहीं बांटते, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। जो कानपुर में छोटा वॉशिंग पाउडर बनाने वाला था, वो हमारी स्कीम का माल लगाता, साथ में मग्गा लगा के बेचता, ताकि उसकी इंडस्ट्री चलती रहो। अच्छा इंडस्ट्री चलाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो गांव में रहता है हमारा। जरूरी नहीं हम आप जैसे शहरों में रहते हैं तो हम एक लेने जाएंगे तो हम सुपर रिन ले आएंगे या बजट ले आएंगे, कोई भी बड़ा एक प्रोडक्ट ले आएंगे। वो छोटा वॉशिंग पाउडर, सस्ता वॉशिंग पाउडर लगाता है, उसके साथ उसको एक स्कीम मिलती है। वो स्कीम वालों उनका वॉशिंग पाउडर का केमिकल महंगा हो गया, तो वो कहीं किसी तरीके से लगाने की कंडीशन ही नहीं है। जो उनको मग 10 रुपये का पड़ रहा था वो 15 रुपये का पड़ रहा था, जो बाल्टी 30 की पड़ रही थी वो 50 की पड़ रही, तो वो कहाँ स्कीम के साथ लगा पाएंगे? उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल में कितने रुपए का डिफरेंस है जो आप लोग रॉ मटेरियल? करीब 50% का डिफरेंस है। तो आप लोगों को भी फिर दाम बढ़ाना मजबूरी होगी? दाम बढ़ा रहे हैं, कोई माल लेने को राजी नहीं, फैक्ट्री बंद है, कोई ऑर्डर देने को तैयार ही नहीं। उसकी भी फैक्ट्री बंद है जो हमसे माल लेता है, और हमारी भी बंद है क्योंकि हमसे वो माल ले नहीं रहा। और मात्र 32-34 दिन हुए युद्ध को, और उतने दिनों में ये सब कुछ हो गया। कि कंपनियों ने रेट अपने एटवंस, जैसे ही मतलब इस खबर आती है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, युद्ध की स्थिति आ चुकी है, वार लाइक सिचुएशन अभी शुरू हुई थी, और इन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। कंपनियों ने जम के ब्लैकमेलिंग हो रही है, जम के धांधली हो रही है, क्योंकि कंपनियां पहले क्या था, इंपोर्टेड मटेरियल आते थे। अब क्या है, रिलायंस अंबानी साहब का कब्जा है, IOCL है, बड़े बड़े टाइकून्स जो इसमें लगे हुए हैं, उनका कब्जा है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। सब खत्म हो चुका है, बाहर से माल आता नहीं। इन्होंने इस तरीके की सिस्टम बना दिया है कि इनके रेट बाहर वाले, जब बाहर का माल यहाँ आता है पोर्ट से, तो उसके रेट गिर जाते हैं, तो ये अपने रेट गिरा देते हैं, तो वो माल बेच ही नहीं पाते। तो कुल मिला के पूरी मोनोपोली चल रही है। तो इन्होंने अपने रेट तुरंत बढ़ा दिए, तुरंत अपने प्रॉफिट बुक करने शुरू की। जब क्या ऐसा तो है नहीं, इतनी बड़ी रिलायंस की इंडस्ट्री चल रही है, उसके बाद रॉ मटेरियल नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में माल भी बेच रहा है दाना, खाली हिंदुस्तान में दाना नहीं बेच रहा।
पूरे वर्ल्ड में माल बेच रहा है। तो ऐसा तो है नहीं उसके पास स्टॉक ही नहीं था, एक ही दिन का स्टॉक था कि बस 28 तारीख को युद्ध छिड़ा और आपने बस शटर गिरा दिया। समाधान क्या, आप लोग क्या समाधान देंगे? अब समाधान तो सरकार को सोचना है। अब मैरिटेरियम होना चाहिए कम से कम। जो EMIs चल रही हैं इंडस्ट्री की, जो उसने CC लोन ले रखे हैं, उसका पैसा तो बाजार से, क्योंकि हमसे जब हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम जब बाजार में माल देते हैं तो हमें पिछला पैसा मिलता है। EMI जो है हमारी कम से कम वो रुकनी चाहिए। जो CC है सरकार को उसमें ध्यान चाहिए कि MSME सेक्टर को ब्याज में छूट दे, EMI में छूट दे, कि जब तक युद्ध चल रहा है और जब तक वो स्थितियां सामान्य हो, कम से कम 6 महीने का तो ग्रेस दे। कोरोना से ज़्यादा बदतर स्थिति है साहब, कोरोना से ज़्यादा बदतर स्थिति है। बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को एक लॉन्ग टर्म फेयर ट्रेड प्रैक्टिस पॉलिसी बनानी चाहिए। कोई भी 2-4-5 साल में आपदा आती है तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जो हम लोगों की ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनके 50 निफ्टी में जिनके शेयर्स लॉन्च हैं, वो मौके का तुरंत अवसर उठाती हैं। 1 रुपये की चीज़ पे 2.5 रुपये कमा रही हैं कि 6 रुपये कमा रही हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। पैरासीटामॉल जैसी गोली 1 रुपये की 3 रुपये की हो गई। मतलब एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरर अपनी लागत पर कितना मुनाफा कमा सकता है, इस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये समय समय पर आपदा आती रहेंगी और ये लोग लाभ उठाते रहेंगे और लोअर नियम के कुछ नहीं। बिना नियम के कुछ नहीं होगा। आप सर क्या? ये हमारा प्लास्टिक का काम था और फैक्ट्री की लाइट कट गई है, तो आज हमारे अध्यक्ष हैं रीत भैया, इनके नौकरी मांगने आए थे। क्या करें, काम धाम है नहीं, प्लास्टिक का काम है, लाइट कट गई तो ऐसा है नहीं, बिल देने के लिए है नहीं, लाइट कट गई तो क्या करें भैया के यहाँ कि हरीत भैया नौकरी दे दो हमें। मार्च में आता है, नहीं दे पाए, मार्च में काम रहा नहीं इनका, तो इसी युद्ध के कारण काम नहीं रहा। काम न होने की वजह से कलेक्शन नहीं हो पाया, पेमेंट नहीं आया, बिजली का बिल नहीं जमा हो पाया, इनकी लाइट कट गई। नौकरी दे दो, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। फैक्ट्री चलाने की स्थिति में नहीं है, किसी फैक्ट्री में काम ही कर लेंगे, लेकिन दूसरी फैक्ट्रियों में भी काम नहीं है, इनको काम तो मिले कहाँ से? लोग अपना ही वजूद ढूंढ रहे हैं। गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए। जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, आपने किस भाव मटेरियल खरीदा था, रॉ मटेरियल कितना माल बना, कितना डिस्पैच किया, व्हाट इज़ योर मार्जिन, जो भी था आपके पास, जो भी स्टॉक था, महंगा था सस्ता था, आउटपुट कितना और कितना आप पब्लिक से ले रहे हैं, और उस पर क्या एक्साइज गवर्नमेंट छोड़ सकती है। जब तक ये कमेटी या इस तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो किसी का कुछ नहीं। प्रैक्टिस पॉलिसी जब तक अनाउंस नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में ऐसे समय समय पर हिंदुस्तान की जनता को छला जाता रहेगा। तमाम प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और ये तमाम अपनी जो दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि एक ऐसी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस पॉलिसी लागू की जाए जिससे कि जब इस तरीके की चीज़ें आएँ तो जो बड़े व्यापारी हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, वो अपना आपदा में अवसर न ढूंढ पाएँ और ये वो ढूंढते हुए वो मालामाल हो जाए और तमाम जो छोटे लोग हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़े। और इस तरीके की कहानी कानपुर में जगह जगह पर देखने को मिल रही है क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग इन्हीं तमाम दिक्कतों से गुजर रहे हैं और लोगों का कहना है कि कोविड से बड़ी दिक्कतें आज के समय पे इनको ये देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़, कानपुर।